राहुल और सौम्या नाम के भाई बहन अपनी चाची के साथ रहते थे। कुछ वक्त पहले उनके चाचा की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसकी चाची ने दोनों के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। उनकी चाची का नाम मधु था। मधु की बेटी शहर में हॉस्टल में पढ़ती थी। मधु दोनों भाई बहन को बुलाती है और कहती है, तुम दोनों कल से घर के सारे काम करोगे। घर के काम करने के लिए तो नौकरानी आती है। हाँ, लेकिन मैं पागल हूँ जो तुम दोनों के होते हुए नौकरानी से पैसे देकर काम करवाऊंगी। लेकिन चाची, मैं कोई काम नहीं करूँगा। क्यों? तू कहीं का शहजादा है? काम नहीं करेगा तो खाना भी नहीं खाएगा। नहीं चाची, मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि मुझे घर के काम करने नहीं आते हैं। नहीं आते हैं तो सीख ले, वरना तेरी बहन अकेले घर का सारा काम करेगी, और इतने बड़े घर का काम अकेले करना कोई आसान बात नहीं है। अपनी बहन की मदद करने के लिए राहुल उसके साथ काम कर दिया करता था। एक दिन सौम्या बर्तन धो रही थी, तभी वो राहुल को कहती है, राहुल ये कांच के गिलास रख दे। राहुल कांच के गिलास रखने के लिए जा रहा था, तभी उसके हाथ से गिलास गिरकर टूट गया। सौम्या दीदी, गिलास टूट गया, अब तो चाची बहुत मारेंगी। अरे राहुल, तो काम करने की जगह और काम बिगाड़ देता है। रहने दे, अब तो कोई काम नहीं करेगा। लेकिन चाची अभी घर पर नहीं है। अगर इतने सारे ग्लास में से एक ग्लास टूट भी गया तो उन्हें पता नहीं चलेगा। तो साइड हट, मैं कांच उठाकर डस्टबिन में डाल देती हूँ। उसके बाद सौम्या कांच उठाकर डस्टबिन में डाल देती है। थोड़ी देर बाद मधु आती है। मधु डस्टबिन में अपना टूटा हुआ नेल पॉलिश का डब्बा फेंकने गई थी, तभी उसे वहाँ गिलास का कांच दिख जाता है। अच्छा, तो ये दोनों भाई बहन अकेले में ये कांड करते हैं। मेरा इतना अच्छा खासा कांच का गिलास तोड़ दिया। अभी खबर लेती हूँ इन दोनों की। मधु दोनों को आवाज लगाती है। दोनों आते हैं। ये कांच किसने तोड़ा? चाची, मैं पोछा लगा रही थी, तभी गलती से मेरे से कांच टूट गया। ये सही है, घर की सफाई करते करते मेरा नुकसान भी कर। पहली बार हुआ है इसलिए तेरी पिटाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगली बार मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोलकर मधु वहाँ से चली जाती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। तभी एक दिन, सौम्या, मेरी सहेलियाँ आ रही है, इसलिए उन सब के लिए मीठे में गाजर का हलवा बना दे। 2 घंटे में आ जाएंगी, इसलिए तब तक बन जाना चाहिए। इतना बोलकर मधु चली जाती है। मधु के जाने के बाद सौम्या सोचती है, अरे वाह, गाजर का हलवा। लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ चाची मुझे और भाई को तो बिल्कुल नहीं खाने देगी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा बना लूंगी और चुपके से राहुल को खिला दूंगी। उसके बाद सौम्या गाजर का हलवा बनाने लगती है। थोड़ी देर में गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाता है और सौम्या चुपके से राहुल को देने जाती है। सौम्या दीदी, आप मेरे लिए गाजर का हलवा लेकर आई, लेकिन चाची को पता लग गया तो? नहीं लगेगा पता। ये आपने उस दिन भी कहा था, लेकिन चाची ने कांच देख लिया था, फिर बाद में आपको बहुत डांट पड़ी थी। अरे तो आज पता नहीं लगेगा, क्योंकि आज चाची की सहेलियाँ आ रही है, तो चाची का पूरा समय अपनी सहेलियों से बात करते हुए ही जाएगा, तो उनका इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं रहेगा। चल अब ज्यादा बातें मत कर, गाजर का हलवा खा ले, वरना कोई देख लेगा। मैं अकेले नहीं खाऊंगा, आप भी मेरे साथ खाओ। उसके बाद दोनों भाई बहन साथ में गाजर का हलवा खाते हैं। उस दिन मधु को इस बारे में पता नहीं चलता है। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। सौम्या, कहाँ है? आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मधु की आवाज सुनकर दोनों भाई बहन आते हैं। सौम्या, मेरे सर की चंपी कर दे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर राहुल धीरे से बोलता है, सर में दर्द हो रहा है फिर भी इतना तेज बोल रही है, पता नहीं असल में दर्द हो भी रहा है कि नहीं। सारा दिन चपड़ चपड़ करती रहती है। पहले तो घर के काम करने के लिए कहा था, अब ये सब भी करवाने लगी। राहुल की ये बात सौम्या सुन लेती है। क्या बोल रहा है राहुल? अगर चाची ने सुन लिया तो हम दोनों के बैंड बजा देगी। मैं धीरे बोल रहा हूँ। मेरे तक आवाज आ गई, अगर चाची तक आवाज चली जाती तो क्या? मैं नहीं डरता इससे, पता नहीं कब तक हमें इस पागल औरत के साथ रहना पड़ेगा। इतना बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सौम्या मधु के सर की चंपी करने लगती है। तेरे हाथों में तो जादू है, मेरे सर का दर्द छू मंतर हो गया।
वैसे मैंने तुझे बताया नहीं कि मेरी बेटी नायरा घर आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है, दीदी आ रही है। मैं उनके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। वैसे चाची, एक बात कहूँ? हाँ बोल। चाची, इस घर का सारा काम मैं अकेली करती हूँ। अब तो मुझे सारा काम करने की आदत सी लग गई है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आप राहुल का एडमिशन करवा दो। सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है। मैं नहीं चाहती कि वह किसी गलत संगत में पड़ जाए। स्कूल जाएगा तो पढ़ाई पर ध्यान देगा। ये सुनकर मधु को बहुत गुस्सा आता है। तू घर के सारे काम करती है, इसलिए मैं तुम दोनों को यहाँ रहने की जगह और खाने के लिए खाना देती हूँ। ऊपर से तू चाहती है कि मैं तेरे उस नालायक भाई का स्कूल में एडमिशन करवा दूँ। मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन तुम दोनों के लिए नहीं। मेरी खुद की बेटी है, उसकी पढ़ाई देखना है, आगे चलकर उसकी शादी भी करवानी है। चल जा यहाँ से। सौम्या रोते हुए वहाँ से चली जाती है। 2 दिन बाद मधु की बेटी नाइसा आती है। सौम्या को याद नहीं रहता है कि वो आने वाली है, इसलिए वो उस वक्त सो रही थी। यहाँ तक कि सौम्या ने उसके लिए खाना भी नहीं बना रखा था। मधु को ये नहीं पता था कि सौम्या कमरे में सो रही है। अपनी बेटी को देखकर मधु बहुत खुश होती है। मम्मी, मैं अभी नहाने जा रही हूँ, आपसे बाद में बात करूँगी। नहा कर आ रही हूँ, तब तक आप खाना लगा देना। इतना बोलकर नाइशा नहाने चली जाती है। सौम्या, जल्दी टेबल पर खाना लगा दे, मेरी बेटी आ गई। मधु की आवाज सुनकर सौम्या की आंख खुल जाती है। अरे, मैं तो भूल ही गई थी कि आज दीदी आने वाली है। मैंने अभी तक खाना भी नहीं बनाया है। ये बात चाची को पता चली तो वो बहुत मारेगी। सौम्या जल्दी से किचन में जाती है और जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। तभी नाइशा नहाकर आ जाती है। टेबल पर खाना ना देखकर वो बहुत गुस्सा होती है। मम्मी, मैंने आपको कहा था ना कि मैं नहाकर आ रही हूँ, तब तक आप टेबल पर खाना लगा देना। उसके बावजूद अभी तक टेबल पर खाना नहीं लगा है। आपको पता था ना कि मैं आने वाली हूँ, फिर भी आपने अभी तक खाना नहीं बनाया। तू गुस्सा मत हो, मैं किचन में जाकर देखती हूँ। मधु किचन में जाती है। मधु देखती है कि सौम्या हड़बड़ी में खाना बना रही है। तूने अभी तक खाना नहीं बनाया है? क्या तुझे पता नहीं था कि मेरी बेटी आने वाली है? तेरी वजह से मेरी बेटी मेरे से गुस्सा हो गई है। बस आधे घंटे और सारा खाना बनकर तैयार हो जाएगा। इतने टाइम में तो मेरी बेटी गुस्सा होकर कहीं बाहर से खाकर आ जाएगी। आज तूने समय से काम नहीं किया, तेरी वजह से मेरी बेटी गुस्सा हो गई है, इसलिए अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी नहीं रखूंगी। नहीं चाची, ऐसा मत करना। पहली बार मैंने खाना बनाने में देरी की है, मुझे माफ कर दो। अगर मेरी बेटी की बात ना होती तो शायद मैं तुझे माफ कर देती, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं करना। दोनों भाई बहन अपना सामान लो और मेरे घर से निकलो। सौम्या मधु के सामने बहुत हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन मधु एक नहीं सुनती और दोनों भाई बहन को उनके सामान के साथ घर से निकाल देती है। दोनों भाई बहन भटकते भटकते एक नदी किनारे आ जाते हैं। दोनों कई घंटों तक वहीं बैठते हैं और अंधेरा हो जाता है। अब क्या होगा सौम्या दीदी, अंधेरा हो गया है। क्या पता कोई जंगली जानवर आए और हमें खा जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भगवान, कौन सी परीक्षा ले रही हो आप हमसे? हम कहाँ जाएंगे? कुछ तो तरस खाइए। तभी अंधेरे में एक तेज रोशनी आती है। इतनी तेज रोशनी, कौन आया है? तभी तेज रोशनी से एक परी बाहर निकलती है। मैं हूँ किंशी परी। मुझे रानी परी ने पृथ्वी लोक पर जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए भेजा है। अच्छा, फिर आप हमारी मदद करोगी? हाँ, मैं यहाँ तुम दोनों की मदद करने आई हूँ। मैं तुम्हें सोने और चांदी का नेल पॉलिश दूंगी। सोने के नेल पॉलिश से तुम कोई भी 2 इच्छा पूरी करवा सकती हो, और ये चांदी का नेल पॉलिश तुम्हें अपनी बुद्धि से इस्तेमाल करना होगा। अगर तुमने चांदी के नेल पॉलिश का समझदारी से इस्तेमाल नहीं किया तो ये अपना कोई भी जादू नहीं दिखाएगा। सौम्या और राहुल परी को धन्यवाद करते हैं। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। सुबह होने के बाद दोनों भाई बहन एक खुले मैदान में जाते हैं। सौम्या सोने की नेल पॉलिश से कहती है, सोने की नेल पॉलिश, मुझे रहने के लिए एक घर दे दो। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा घर आ जाता है। उसके बाद दोनों भाई बहन घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर तो राशन बिल्कुल नहीं है, फिर अब हम क्या खाएंगे? जादुई नेल पॉलिश, बहुत सारा राशन दे दो। वहाँ पर बहुत सारा राशन आ जाता है। इस तरह सौम्या जादुई सोने के नेल पॉलिश से
अपनी 2 इच्छा पूरी करवा लेती है। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। उसके बाद घर का राशन खत्म हो जाता है। सौम्या दीदी, घर का राशन खत्म हो गया है, अब हम क्या खाएंगे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि एक दिन राशन खत्म हो जाएगा, तब हम क्या खाएंगे। तभी सौम्या को चांदी के नेल पॉलिश का ख्याल आता है। वो चांदी के नेल पॉलिश के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और बोलती है, चांदी के नेल पॉलिश, मैं कड़ी मेहनत करके अपने घर का गुजारा करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। तुम मुझे खुद की एक कपड़े की दुकान खोलने के लिए पैसे दे दो। उसके बाद मैं कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी और दुकान में काम करके घर का गुजारा करूंगी। सौम्या के इतना कहने पर जादुई चांदी का नेल पॉलिश उसे बहुत सारे पैसे दे देती है। उन पैसों से सौम्या पहले अपना राशन लेती है और उसके बाद कपड़े की दुकान खोल लेती है। इस तरह बिना लालच दिखाए समझदारी से सौम्या जादुई चांदी के नेल पॉलिश का इस्तेमाल करती है। सौम्या राहुल हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी एक दिन कपड़ों की दुकान में मधु आती है। मधु दोनों भाई बहन को वहाँ देखकर हैरान रह जाती है। क्या ये इतनी बड़ी दुकान तुम दोनों की है? हाँ चाची, अच्छा हुआ आपने हमें घर से बाहर निकाल दिया। अगर आप हमें घर से बाहर नहीं निकालती तो आज हम अपना खुद का बिजनेस नहीं खोल पाते। आपका बहुत धन्यवाद। ये सुनकर मधु को खुद के किए पर बहुत अफसोस होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मधु वहाँ से चली जाती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों भाई बहन एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक समय की बात है, राधा नाम की एक लड़की एक छोटे से गांव में रहा करती थी। राधा की माँ की मृत्यु हो चुकी थी और उसके पिता रामलाल अक्सर बीमार रहा करते थे। इसलिए बचपन से ही राधा ने जैसे तैसे करके घर को संभालना सीख लिया था और जब उसके पिता बिस्तर पर बैठ गए, उसके बाद से राधा सिलाई करके अपने घर का खर्चा चलाने लग गई थी। राधा एक बहुत ही अच्छी दर्जी थी। वो बहुत सुंदर सुंदर लहंगे सिला करती थी। केवल उसके गांव में ही नहीं बल्कि गांव के बाहर के लोग भी राधा से लहंगे सिलवाने आया करते थे। राधा, मैं बड़ी दूर से आई हूँ। मैंने तुम्हारी सिलाई के बारे में बड़ा सुना है। मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैंने सोचा शादी के लहंगे के लिए तुमसे अच्छा कोई दर्जी नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। क्या तुम मेरी बेटी के लिए शादी का लहंगा सिल दोगी? ठीक है, आप कपड़ा दे जाइए और 1 हफ्ते बाद आ जाइएगा। मैं लहंगा तैयार करके रख दूंगी। पर मेरी बेटी की शादी 3 दिन में है। अगर ऐसी बात है तो आप कल ही आ जाइए। मैं रात भर बैठकर आपकी बेटी की शादी का लहंगा तैयार कर दूंगी। ऐसा कहकर राधा पूरी रात काम करके सेठानी की बेटी के लहंगे का काम पूरा कर देती है। राधा एक अच्छी दर्जी होने के साथ साथ एक अच्छी लड़की भी थी, परंतु ये सब होने के बावजूद भी वो कई बार खुद को अकेला महसूस करती थी, क्योंकि उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और उसके पिता अक्सर बीमार रहा करते थे। इसलिए उसके पास कोई बात करने वाला, साथ रहने वाला और उसका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे ही राधा एक दिन सिलाई कर रही होती है कि तभी कैंची की वजह से उसका हाथ कट जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। काश कोई मेरे साथ होता जो मेरी चोट पर फूंक मारकर मेरा दर्द कम करता, मेरी चोट पर पट्टी करता। अब लगता है मेरी जिंदगी ऐसे ही बीतने वाली है। ऐसा कहकर राधा खुद ही अपनी चोट पर दवा लगा लेती है। समय ऐसे ही बीत रहा होता है। एक दिन राधा जब बाजार से अपने सिलाई का सामान लेने गई होती है, तभी शहर से आए एक लड़के की नजर राधा पर पड़ जाती है और उसे राधा देखते ही पसंद आ जाती है। इसके बाद राधा जैसे ही घर पहुंचती है तो उस लड़के के पिता राधा के घर पहुंच जाते हैं। जी, आप कौन और यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारा नाम राधा है? जी हाँ। क्या मैं तुम्हारे माता पिता से बात कर सकता हूँ? मेरी माँ नहीं है, केवल पिता है और वो बेड पर बैठे हुए हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। इसके बाद लड़के के पिता रामलाल से बात करने लगते हैं और फिर कुछ देर बाद वहाँ से चले जाते हैं।
क्या हुआ बाबा, ये कौन थे और आपसे क्या बात कर रहे थे? अरे खुशखबरी है बेटा, अब तुझे इस नरक में नहीं रहना पड़ेगा। मैं समझी नहीं। अरे बेटा, वो भले आदमी अपने बेटे का रिश्ता तेरे लिए लेकर आए थे। उनका बेटा शहर में काम करता है और वहीं रहता है। अभी वो कुछ दिनों के लिए गांव आया हुआ है। अभी जब तू बाजार गई थी वो भी वहीं मौजूद था। तुझे देखते ही उसने एक ही नजर में पसंद कर लिया। ये उसके पिता थे, लड़के की तरफ से शादी की बात करने आए थे। मैंने भी हाँ कर दी। और ये देख, ये रही लड़के की तस्वीर। लड़के की फोटो देखकर राधा को भी लड़का पसंद आ जाता है। इसके बाद राधा उस लड़के से मिलना शुरू कर देती है। उस लड़के का नाम विजय होता है। राधा विजय को पूरा गांव घुमाती है और इन मुलाकातों में दोनों को ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर विजय राधा को शहर घुमाने के लिए कुछ दिन के लिए शहर ले आता है। वो दोनों शहर के सड़कों गलियों में घूम ही रहे होते हैं कि तभी एक दुकान के अंदर रखे लहंगे पर राधा की नजर जाती है। क्या बात है, लहंगा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। इस पर कितना बारीक काम हो रखा है। अगर तुम्हें ये लहंगा इतना पसंद है तो हम अंदर चलकर इसे खरीद लेते हैं। सच में आप मुझे ये लहंगा दिला देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इसके बाद दोनों दुकान के अंदर जाते हैं। दोनों को अंदर आते देख सेल्समैन उनके पास आता है। राधा इशारा करते हुए उसकी कीमत पूछती है, जिस पर वो सेल्समैन कहता है, देखिए मैम, वैसे तो ये लहंगा 5 लाख का है, पर अभी हमारी डिस्काउंट सेल चल रही है, इसलिए आपको ये लहंगा 3 लाख तक मिल जाएगा। इतनी ज्यादा कीमत सुनकर तो राधा और विजय के होश उड़ जाते हैं। मुझे माफ कर दो राधा, पर मैं तुम्हें इतना महंगा लहंगा नहीं दिला सकता। नहीं नहीं, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? वैसे भी मुझे इतना महंगा लहंगा नहीं चाहिए, और अगर मुझे ऐसा लहंगा चाहिए होगा तो मैं खुद बना लूंगी। मुझे लहंगा बनाना आता है। ऐसा कहकर राधा मन मारकर दुकान से निकल जाती है और कुछ दिन में वापस गांव आ जाती है। परंतु उसके दिमाग में अभी भी उस लहंगे की तस्वीर चल रही होती है। वो छत पर बैठकर आसमान की ओर देखकर उस लहंगे के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसे आसमान से कोई चीज तेजी से नीचे आती हुई दिखाई देती है। जब वो ध्यान से देखती है तो वो एक परी होती है। वो परी सीधा राधा के पास आती है और कहती है, तुम राधा हो ना? हाँ, पर आपको कैसे पता? मैं परी हूँ, मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, इसलिए मुझे पता है, और मैं परी लोक से धरती लोक पर सिर्फ तुमसे मिलने ही आई हूँ। पर वो किस लिए? राधा, कुछ दिनों में मेरी शादी है और मुझे एक बहुत ही सुंदर लहंगा चाहिए। जब मैंने अपनी शक्तियों से पता लगाया तो मुझे पता चला कि तुम बहुत ही अच्छा लहंगा सिलती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। अब कृपया करके मेरी शादी के लिए एक अच्छा सा लहंगा सिल दो। वो तो ठीक है, पर आप तो एक परी हैं। आप तो बहुत ही सुंदर सुंदर तरह के लहंगे प्रकट कर सकती हैं। राधा, ये जादुई लहंगे परीलोक में अब बहुत ही बोरिंग हो चुके हैं। अब परीलोक में परियों को पृथ्वीलोक के हाथों से बने हुए लहंगे ही पसंद आते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। कृपया करके मेरी मदद करो। अगर ऐसी बात है तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी शादी के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर दूंगी। ऐसा कहकर राधा परी को आश्वासन देती है और परी वहाँ से चली जाती है। फिर वो दिन रात जाग कर परी की शादी के लिए एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लहंगा तैयार करती है। जब परी वापस पृथ्वीलोक पर आती है और अपने शादी के लहंगे को देखती है तो खुशी के मारे उछल पड़ती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राधा, सच में लोग झूठ नहीं कहते। तुम सच में बहुत ही सुंदर लहंगे सिलती हो। तुमने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। अब तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूं। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी घुमाती है और वहाँ पर वही लहंगा प्रकट हो जाता है जो राधा ने शहर में देखा होता है। उस लहंगे को देखकर राधा हैरान रह जाती है। ये तो वही लहंगा है। हाँ, मैं जानती हूँ राधा, ये वही लहंगा है जो तुम्हें शहर में पसंद आया था।
परंतु कीमत ज्यादा होने के कारण तुम इसे ले नहीं पाई। मैंने अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारे बारे में सब पता कर रखा है। मैं जानती हूँ कुछ ही दिनों में तुम्हारी भी शादी है, इसलिए मैं ये लहंगा तुम्हारे शादी के उपहार के रूप में तुम्हें देना चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी, आपने सच में मेरी इच्छा पूरी कर दी। तुम केवल इतने में ही खुश हो गई? मेरी आगे की बात तो सुनो। ये लहंगा अब कोई मामूली लहंगा नहीं रह गया है, ये एक जादुई लहंगा है। तुम इस लहंगे को पहनकर सच्चे दिल से जो भी मांगोगी तुम्हारी वो हर इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर परी राधा को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। परी की बात पर राधा को विश्वास तो था, परंतु उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो उस लहंगे को आजमाना चाहती थी। एक बार इस लहंगे को पहनकर कुछ इच्छा मांग कर देखती हूँ, अगर वो सच हो गई तो कमाल हो जाएगा। ऐसा कहकर राधा वो लहंगा पहन लेती है और अपने पिता के पास जाती है और कहती है, हे जादुई लहंगे, कभी किसी गरीब को ना मांगनी पड़े भीख, मेरे पिता को कर दो एकदम ठीक। राधा के इतना कहते ही राधा के पिता बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अपने पिता को वापस से उनके पैरों पर चलता देख राधा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। ये कैसा चमत्कार है, मैं एकदम से ठीक महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। पिताजी, ये सब इस जादुई लहंगे का कमाल है। इसके बाद राधा रामलाल को सारी कहानी बताती है। राधा की ये बात सुनकर रामलाल भी बहुत खुश हो जाता है। और फिर कुछ ही दिनों में राधा और रामलाल मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर लेते हैं। इसी बीच राधा की शादी का समय भी आ जाता है, क्योंकि अब उस जादुई लहंगे की वजह से राधा की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई थी, इसलिए राधा की शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है। जब राधा विजय के घर आती है तो विजय धीरे से राधा के कान में पूछता है, राधा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये लहंगा तो वही है ना जो हमने उस शॉप पर देखा था, और वो बहुत ही महंगा था। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वही लहंगा है। अगर ऐसा है तो ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम एक लहंगे पर इतने पैसे खर्च नहीं करोगी। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है जो मैं आपको सही समय आने पर बताऊंगी। इसके बाद राधा और विजय शादी की बाकी रस्में करने लग जाते हैं। तभी अचानक एक दिए से विजय के घर के पर्दे में आग लग जाती है और पर्दे से पूरे घर में आग लग जाती है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और घर से बाहर निकल जाते हैं। उस आग में किसी इंसान को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता, परंतु विजय का घर और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। ये देखकर विजय और उसके माता पिता सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मैंने ये सब कुछ कितनी मेहनत से बनाया था, कितनी मेहनत करके सब कुछ खड़ा किया था, आज सब कुछ एक झटके में बर्बाद हो गया। शांत हो जा बेटा, ऐसे परेशान होने से कोई हल नहीं निकलेगा। अपने पूरे परिवार को इस चिंता में देखकर राधा भी दुखी हो जाती है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और वो विजय से कहती है, आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि ये लहंगा मेरे पास कहाँ से आया। ये लहंगा मुझे एक परी ने शादी के उपहार के रूप में दिया है, और ये लहंगा अब कोई मामूली लहंगा नहीं है, बल्कि ये एक जादुई लहंगा है। मैं इस लहंगे को पहनकर जो कहूँगी वो सच हो जाएगा। अब ये लहंगा ही हमारी मदद कर सकता है। पर वो कैसे? हे जादुई लहंगे, विजय का इस घर में लगा है मेहनत और पैसा, ये घर हो जाए पहले जैसा। राधा के इतना कहते ही विजय का घर पहले जैसा हो जाता है। ये देखकर विजय और उसके परिवार वाले खुश हो जाते हैं और राधा को गले से लगा लेते हैं। इसके बाद विजय और राधा बहुत हंसी खुशी से शादी की बाकी रस्में पूरी करते हैं, और उस दिन के बाद से राधा बड़े ही सुख से विजय के साथ रहने लग जाती है और उस जादुई लहंगे से न केवल अपनी बल्कि जरूरतमंदों की भी मदद करने लग जाती है।